अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ है उसमें अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट कवर कर लिया है, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट मीनिंग, नेचर एंड फीचर्स। और दूसरा हमने उसमें पढ़ा है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फीचर्स ऑफ अर्थशास्त्र एंड धर्मशास्त्र ऑफ कौटिल्य एंड मनु। तो ये पहला यूनिट है। अगर ये लेक्चर आपको देखने हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका यूनिट सेकंड शुरू करेंगे, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट द आइडियलिस्ट स्ट्रीम। जो सेकंड यूनिट है इसमें हमें मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में हमने एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ा था, जिसमें हमने डिटेल में देखा था कि जो एंशिएंट थिंकर्स थे इंडिया के, चाहे वो कौटिल्य हो, मनु हो, तो उनका थॉट क्या था। अब हम दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को, या मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो आज हमारा रहेगा दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जिस तरह हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो आज हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बेसिक फीचर्स कौन से हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये पूरी सीरीज़ जो है ये आपको देखने को मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल राकिब ज़िया के ऊपर, जिसमें हम ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो बीजी फोर्थ सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के या जो जनरल रीडर्स है, व्यूअर्स है, वो भी इसको जो है सुन सकते हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा, चाहे वो हिस्ट्री सब्जेक्ट को बिलोंग करते हो या पॉलिटी को बिलोंग करते हो। तो पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या था। जिस तरह हमको पता है कि एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में हमने कौटिल्य की अर्थशास्त्र से शुरू किया, फिर हमने मनु की मनु स्मृति को डिस्कस किया। तो इसी तरह जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है इसमें हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं, जो जिसमें हम राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, सर सैयद अहमद खान की बात करेंगे, दादा भाई नारोजी आते हैं, एम.जी. रनाडे आते हैं, बी.जी. तिलक आता है, बी.आर. अम्बेडकर आता है, या सावरकर है, मौलाना आज़ाद है, टैगोर है, इकबाल है, गांधी है। इन सब के जो इन सब का जो थॉट है उस थॉट को हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे कि जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे और इसके फीचर्स कौन से हैं, आइडियलिस्टिक फीचर्स कौन से हैं, लिबरल फीचर्स कौन से हैं। सो फार एज दिस मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज कंसर्न्ड, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। इसके दो फेज है। नंबर वन इज, फर्स्ट फेज इज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी पहला जो इसका फेज है वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स से शुरू होता है। जैसा आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो इंडिया था इट वाज सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बैकवर्ड। हिंदुस्तान के अंदर जात पात का सिस्टम था, कास्टिज्म था, जहां पर एक ब्राह्मण अनटचेबल को हेट करता था। इंडिया के अंदर वुमेन्स की हालत बहुत ख़राब थी। इंडिया एजुकेशनली काफ़ी बैकवर्ड था। बहुत सारी बुरी रस्में थी इंडिया के अंदर, कस्टम्स फॉलो कर किए जाते थे, जो एक इंसान जो है आज जब सुनता है तो वो बिलीव ही नहीं करता। जैसे आप कभी सुनते सती का नाम, यानी जब किसी औरत का शौहर मरता था तो उसके बाद उसको भी जलाते थे उसी अपने हस्बैंड के साथ, इसको सती बोलते थे। या विडोहुड होता था कि अगर किसी का हस्बैंड मरता था तो उसको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं थी, खासतौर से हिंदू समाज की हम बात करें। इसी तरह वो औरतों के साथ बहुत किस्म की जो है नाइंसाफ़ी होती थी, कोई एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। तो इस तरह हमारे समाज में जो बुराइयां थी, जो सदियों से, हज़ारों साल से चली आ रही थी, जो मनु ने भी मनुस्मृति में कहा था कि जो इंडियन सोसाइटी है ये डिवाइड हम करते हैं 4 कैटेगरीज में, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्य, शूद्राज। तो उस वजह से हमारा हिंदुस्तान का समाज जो था ये डिवाइडेड था। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी रस्में थी हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी और सिखों के अंदर भी, या बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ है जिनको हटाने की ज़रूरत थी। उसी लिए हम पहला जो इसका पीरियड शुरू होता है वो सोशल रिफॉर्म पीरियड होता है। इट वॉज ऑकर्ड इन बंगाल। ये सारी रिफॉर्म मूवमेंट पहले बंगाल में शुरू हुई, इसको बंगाल रेनेसेंस भी बोलते हैं।
तो इसमें हम देखते हैं राजा राम मोहन राय का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सती के कस्टम को ख़त्म करने का, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने का, या जो विडोहुड है उसको ख़त्म करने। इसी तरह मुसलमानों के अंदर सर सैयद अहमद खान का जो है इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि उसने भी मुसलमानों के अंदर जो बैकवर्डनेस थी उस बैकवर्डनेस को दूर करने की कोशिश की। या बाद में हम देखते हैं गोपाल कृष्णा गोखले, रन्नाडे, दादा भाई नारोजी, इन सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में। तो ये इसका पहला दौर था। दूसरा पीरियड होता है सेकंड फेज इज नेशनलिस्ट फेज। तो सेकंड फेज जो हमारे इस इंडियन थॉट में आता है दैट इज कॉल्ड नेशनलिस्ट फेज, जिसमें हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो फ्रीडम की बात करते थे, वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो कॉलोनियल और इंपीरियल रूल जो है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी दो अलग अलग कैटेगरीज है। मॉडरेट्स की हम बात करें तो वो कॉलोनियल रूल को पसंद करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट्स की हम बात करें तो वो इसके अगेंस्ट थे। तो इसमें भी अलग अलग थिंकर है जिन्होंने इस मॉडर्न फेज़ को डिस्कस किया है। एक नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल जिनका है एज अ पॉलिटिकल थिंकर, एज अ फ्रीडम फाइटर। तो पॉलिटिक्स, पावर और कॉलोनियल रूल को इन्होंने डिस्कस किया है। तो ये दोनों जो पीरियड्स है ये मॉडर्न पीरियड आता है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आता है, यानी जिसमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल थिंकर भी थे और पॉलिटिकल थिंकर्स भी थे। तो इस तरह से ये हम इस मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को डिवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट कि इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो पहले हम बात करेंगे, पहला जो इसका फीचर है दैट इज प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, कि जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये थ्योरी पे कम और प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, यानी इट वाज प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल। क्योंकि जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है वर नॉट सिस्टमैटिक पॉलिटिकल फिलासफर्स लाइक वेस्टर्न फिलासफर्स, जैसे हैगल की हम बात करें, टी एच ग्रीन की हम बात करें, जॉन लॉक की हम बात करें, तो उस तरह हमारे जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है ये उस तरह से कंसेप्ट को डिस्कस नहीं करते। दे वर मोर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स who tried to reform their society by either engaging with the British in dialogue or acting against them। तो ये बेसिकली सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स थे, जैसे मैंने कहा सोशल रिफॉर्मर भी थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे। वो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर हम चेंज लाए, चाहे अंग्रेज़ों की मदद लें या अंग्रेज़ों के साथ डायलॉग करें या अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जाए। यानी मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ग्रुप्स थे जो अंग्रेज़ों के साथ बात करके, उनके साथ डायलॉग करके या उनके अगेंस्ट जाकर अपनी सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाना चाहते थे। हैंस देयर वाज नो ग्रैंड पॉलिटिकल ट्रीटीज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसलिए कोई बड़ी किताब जैसे कोटलिया की अर्थशास्त्रा या जिया बर्नी की फतवा जहांगीरी जो है, ऐसी कोई किताब इस दौर में हमारे सामने नज़र नहीं आती, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जो थे ये प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर फोकस करते थे, और ख़ास तौर से जो सोशल प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर थी उनके ऊपर इन्होंने अपना थॉट दिया। सेकंड इज एंगेज्ड विद प्री ब्रिटिश पॉलिटिकल थॉट, यानी जो प्री ब्रिटिश पॉलिटिकल थॉट था उसके साथ ये एंगेज रहे। दैट मीन्स मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैड टू एंगेज विद प्री ब्रिटिश पॉलिटिकल थॉट आल्सो विच वाज रिच एंड डाइवर्स इन नेचर। जो अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया के अंदर थॉट था, पॉलिटिकल थिंकिंग थी, ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थे ये ज़्यादा उसी के साथ एंगेज रहे क्योंकि वो उसका एक रिच कल्चर था। Modern Indian political thought is based on the ancient civilization of India and its capacity to accommodate various foreign elements and ideas brought by various foreign invasions। यानी जो इंडिया के अंदर बाहर से इन्वेजन हुआ था, बाहर से जो यहाँ पे रूलर्स आए थे और उन्होंने जो हमें थॉट दिया, उन्होंने जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन को बनाया, उसके ऊपर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस रहा। यानी अपना कोई इन्होंने थॉट नहीं दिया, बल्कि जो अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया के अंदर थॉट था उस चीज़ को इन्होंने रिवाइज़ किया। जैसे हम दादा भाई ये जो है राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, या हम ब्रह्म समाज या आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हो, तो वो वेदास की, बैक टू वेदास की बात करता था कि जो वेदास हमारे हैं वो एक रिच हेरिटेज है, वो एक रिच कल्चर है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। एंड थर्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। ये जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में है, इसमें आपको इंडिया की डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलेगी।
मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो है दे बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लाइक उनका कास्ट बैकग्राउंड, लैंग्वेज या रीजन का बैकग्राउंड था। तो उस वजह से जो उन्होंने अपनी व्यूज़ जो एक्सप्रेस की उसमें इस चीज़ की झलक नज़र आती है। कोई बंगाल से आया था, कोई नॉर्थ से आया था, कोई साउथ से आया था, कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, या कोई हायर कास्ट को बिलोंग करता, कोई लोअर कास्ट को बिलोंग करता है। तो हर एक जो है, हर एक तबके से ये फिलोसफर्स आए थे जिन्होंने हमारे ओल्ड सिविलाइजेशन को जो है उसके ऊपर फोकस किया, और वो चाहते थे कि जो फॉरेन रूल है इसको यहाँ पे ख़त्म किया जाए। और इसलिए जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म जो है ये भी इसी ज़माने में पैदा हुआ, क्योंकि यह एक नई थिंकिंग इंडिया के अंदर डेवलप हुई कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें स्वराज की ज़रूरत है, और हमें अपना एक अलग थॉट बनाने की, अपनी एक अलग थिंकिंग की ज़रूरत है। Number 4 is influence of international events. Modern Indian political thinkers were also influenced by developments around the world at that time. जो हमारे थिंकर हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, लाइक दादा भाई नारोजी की हम बात करें जो फर्स्ट इंडियन थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मेंबर बने, या हम राजा राम मोहन राय की बात करें, या हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, या हम सर सैयद अहमद खान की बात करें, तो ये सारे लोग वेस्ट से पढ़ के आए थे, इसलिए वेस्ट का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था। गांधी ने तो पूरी लाइफ बाहर ही गुजारी थी, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, तो वहाँ पर जो भी कुछ उन दिनों हो रहा था उसका जो असर था इनके ऊपर पड़ा। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है, या जर्मनी की यूनिफिकेशन की हम बात करें, या किसी मिजनी जो था उसका जो इम्पोर्टेंट रोल इटली की यूनिफिकेशन में रहा, तो गांधी, नेहरू एंड सावरकर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेजनीज आइडियाज़, ये उनके आइडियाज़ से काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस्ड थे। लाइक हम डिफीट ऑफ रशिया बाय एशियन पावर जापान 1905 वाज अनदर इंटरनेशनल इवेंट दैट इंस्पायर्ड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। जो रशिया को डिफीट हुई जापान के ज़रिए से, उसने भी जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। गांधी एंड नेहरू बिलीव्ड दैट जापानीज victory would cultivate self-respect in Asian and lead to self-belief that European powers could be defeated by Asians। यानी इससे एक इंस्पायरेशन इंडिया गांधी और नेहरू को मिली कि जब जापान जैसा देश जो एशियन कंट्री होकर जो है यूरोपियन पावर्स को डिफीट दे सकता है, तो हमारे अंदर हम भी ऐसा कर सकते हैं। उनके अंदर भी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। तो इस तरह बहुत सारे जो है, चाहे होम रूल मूवमेंट की हम बात करें, खिलाफत मूवमेंट की हम बात करें, रशियन रेवोल्यूशन की हम बात करें, तो इन सारी चीज़ों ने हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को जो है उसको काफ़ी हद तक जो है इन्फ्लुएंस किया। और जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके जो आइडियाज़ है, उनकी जो थॉट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी से, या इक्वलिटी, या फेटर्निटी, या सेकुलरिज्म से भी, या हम कहेंगे सोशलिज्म। क्योंकि Russian Revolution gave ideas of socialism and communism which attracted large number of people, workers in Indian freedom struggle. Many of these ideas were reflected in Indian Constitution after India became independent. यानी ये आप देखोगे कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा प्रियम्बल है जो कहता है इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, तो ये चीज़ भी इन्फ्लुएंस है कि हम रशियन सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस थे, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाई गई उसमें भी इस चीज़ का हमें देखने कुछ ये चीज़ें मिलती है। तो ये तो रहे मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब हम बात करेंगे आइडियोलॉजिकल फीचर्स, यानी वो कौन से आइडियोलॉजी थी, वो कौन से इज़म्स थे जिन्होंने हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट को इन्फ्लुएंस किया। तो ये है आइडियोलॉजिकल फीचर्स, यानी बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ थिंकर्स एंड देयर आइडियोलॉजी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट कैन बी अरेंज्ड एज बिलो। तो अगर हम आइडियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी से, वेस्टर्न फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड थे। उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है लिबरल रिफॉर्मर्स। जो लिबरल रिफॉर्मर्स थे या लिबरल थिंकर्स थे जो लिबरलिज्म पे बिलीव करते थे, तो उनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। द लिबरल्स इन इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ब्रिटिश काउंटरपार्ट्स लाइक जे.एस. मिल। जो इंडिया के अंदर लिबरल्स थे वो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था ब्रिटिश काउंटरपार्ट्स से, जैसे जो जे.एस. मिल की हम बात करें उसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था।
हम लिबरल रिफॉर्मर्स इंडिया इंक्लूड जो है राजा राम मोहन राय आता है, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले आता है, एम.जी. रन्नाडे आता है, दादा भाई नारोजी आता है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आते हैं, सर सैयद अहमद खान आते हैं। एज एन आइडिया लिबरलिज्म गिव्स सेंट्रलिटी टू द इंडिविजुअल इन एरियाज लाइक पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स। तो लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म बेसिकली इंडिविजुअल की आज़ादी, इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करता है। लिबरलिज्म कहता है कि पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो या इकोनॉमिक्स हो, इंडिविजुअल को इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। They concluded that in India, society or community was given paramount importance while the individual was subservient to it. तो लिबरल्स जो है वो कहते थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो कम्युनिटी और सोसाइटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल। यहाँ इंसान को इतनी अहमियत, इतनी कदर, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी सोसाइटी और कम्युनिटी को दी जाती है। और इस इंसान को, एक इंडिविजुअल को जो है कम्युनिटी और सोसाइटी का गुलाम बनाया गया है। जो समाज में हो रहा है, जो समाज कहता है वही करना पड़ता है। लेकिन राम मोहन राय हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सर सैयद अहमद खान हो, इन्होंने कहा नहीं, जो इंडिविजुअल है उसको एक फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर देखेगा जो उसके लिए अच्छा होगा। दैट इज़ वाई कि राजा राम मोहन राय ने सती के उस कस्टम को जो हज़ारों साल से हिंदुस्तान की सोसाइटी में चला आ रहा था और लोग उसको फॉलो कर रहे थे, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। या सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिमागों से ये बात निकाल दी कि अंग्रेज़ी पढ़ने से कोई काफिर नहीं बनता, इसलिए मॉडर्न एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है। लिबरल्स सा दिस एज ए कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ ए ग्रेट सिविलाइजेशन लाइक इंडिया। तो लिबरल्स का कहना यह था कि हिंदुस्तान क्यों डाउनफॉल हो रहा है, हिंदुस्तान क्यों पीछे जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, क्योंकि यही रीज़न है कि हम यहाँ लोगों को फ्रीडम नहीं देते हैं। सोचते कि आज़ादी यहाँ पे लोगों को नहीं है, बल्कि जो हमारा समाज कहेगा हमें वही करना है। इंडिया नीडेड सोशल रिफॉर्म लाइक द रिफॉर्मेशन दैट टुक प्लेस इन यूरोप। इन्होंने कहा इंडिया के अंदर भी हमें सोशल रिफॉर्म्स लाने हैं, जिस तरह यूरोप के अंदर रेनेसेंस या रिफॉर्मेशन मूवमेंट आई है। एक ज़माना ऐसा था, यूरोप के लोग भी डार्क एज में रहते थे, वो भी उन चीज़ों को बिलीव करते थे जो वहाँ पे सदियों से चली आ रही थी। लेकिन अब वो आज़ाद हो चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो लिबरलिज्म की फ़िलासफ़ी को या फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी यही चीज़ होनी चाहिए। लिबरल्स वर बेसिकली सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये जो लिबरल्स थे असल में ये अंग्रेज़ों के रूल को सपोर्ट कर रहे थे। दे सा दिस एज अ व्हीकल फॉर इंडियाज़ मॉडर्नाइजेशन। वो चाहते थे कि, उनको लगता था कि अंग्रेज़ों के यहाँ आने से हिंदुस्तान एक मॉडर्न स्टेट, एक डेवलप्ड स्टेट बनेगा, क्योंकि अगर अंग्रेज़ हिंदुस्तान में नहीं आए होते तो हम आज भी वही वेदास के टाइम से चली आ रही रस्म रिवाज की रिवायतों को कंटिन्यू करते। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कैसे तरक्की करेगा, हम कैसे मॉडर्नाइज होंगे, ये चीज़ सिखा दी। इसलिए वो अंग्रेज़ों की हुकूमत के राज के खिलाफ नहीं थे। They argued that India was enslaved and its social setup did not have the spirit of freedom. उनका कहना था कि हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है इस सोशल सेटअप का, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, उन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बना दिया है, इसलिए यहाँ कोई आज़ादी का स्पिरिट है ही नहीं। Raja Ram Mohan Roy ho, B.R. Ambedkar, Sir Syed Ahmad Khan were also influenced by liberalism as they argued that all men and women were born free and equal and hence social divisions between them should be eliminated. अंबेडकर हो, राजा राम मोहन राय हो, सर सैयद अहमद खान हो, ये तो इस हद तक कहते थे कि जितने भी इंसान हैं, मर्द या औरतें हैं, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए और उनको मजहब, कास्ट के नाम पे डिवाइड नहीं होना चाहिए। They stood for social justice and raised their voice against caste hierarchy to safeguard the rights of the depressed sections. इसलिए उन्होंने समाज में जो पिछड़ा तबका था, दलित थे या लोअर कास्ट थे, उनके हक की बात की। सर सैयद अहमद खान एज अ मुस्लिम रिफॉर्मर who tried to improve the condition of Muslims through invoking scientific temper and English education. सर सैयद अहमद खान का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि उसने मुसलमानों के दिमागों से ये बात निकाल दी कि इंग्लिश या मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज से आपके मजहब पे कोई असर पड़ेगा, बल्कि सर सैयद अहमद खान कहते थे कि मुसलमान वो होता है जिसके दाएं हाथ में कुरान हो और बाएं हाथ में साइंस हो। साइंस के बगैर, मॉडर्न एजुकेशन के बगैर हम अपने मजहब को, अपने रिलीजन को भी नहीं समझ पाते। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनकी एक शाहकार है हिंदुस्तान के अंदर, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों की डेवलपमेंट में। तो लिबरल जो थे, ये इनका कहना था कि अंग्रेज़ बुरे लोग नहीं है, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ है ये अगर नहीं आए होते तो हमारी हालत नहीं सुधर जाती। इसलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज़ जो है वो हम एक यहाँ पे रहें,
हिंदुस्तान को रूल करे, लेकिन यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे, उनको बात करने की आज़ादी दे। बिकॉज ये जो लिबरलिस्ट थे, देवर इन्फ्लुएंस बाय ब्रिटिश लिबरलिज्म। उन्होंने बाहर से पढ़ा हुआ था, इसलिए वो जानते थे कि बाहर कितनी आज़ादी है, लोगों को सोचने की आज़ादी है, हर एक काम करने की आज़ादी है। इसलिए वो चाहते थे कि इंडिया शुड बी गवर्नड बाय दीज ब्रिटिश पीपल, क्योंकि समाज को तरक्की करनी है तो उसमें अंग्रेज़ों का एक इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात उनकी ये थी कि ये जो हमारी बैकवर्डनेस है, ये अंग्रेज़ों की वजह से नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को ब्लेम नहीं किया। उनका कहना था ये हमारा सोशल सिस्टम है जो हमें बैकवर्ड रख रहा है, इसलिए इस सोशल सिस्टम को चेंज करने की, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और इसलिए इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न समथिंग फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल। ये हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम अंग्रेज़ों से कुछ सीखेंगे, हमें अंग्रेज़ों की मदद लेनी चाहिए। तो इसलिए ये जो ब्रिटिशर, ये जो लिबरल रिफॉर्मर्स की हम बात करते हैं, जो पहले हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी बने, राम मोहन राय हो, गोखले हो, रनाडे हो, दादा भाई नौरोजी हो, सर सैयद अहमद खान हो, या बनर्जी हो, या बी आर अम्बेडकर हो, तो इनका यही कहना था कि अंग्रेज़ों का रूल जो है वो अगर इंडिया में रहेगा भी, लेकिन उसमें लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। इनको हम जो है इनके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये एतदाल पसंद थे, यानी ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, बल्कि ये जो है ये ज़्यादा एडलिस्ट थे, एडल्स पे बिलीव करते थे, और ये चाहते थे कि इंडिया तभी तरक्की कर सकता है जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहेगा। यानी हमेशा के लिए तो नहीं, बल्कि जैसे कुछ साल तक और अगर रहेगा अंग्रेज़ों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस, यहाँ पे कंट्रोल, इनकी हुकूमत रहेगी, तो हम शायद इस बैकवर्डनेस से बाहर आ सकते हैं। यानी जो समाज हमारा डिवाइडेड था हज़ारों साल से, मुग़ल भी आए, उससे पहले बाकी रूलर्स यहाँ पे बाहर से आए, लेकिन वो हमारे समाज को बदल नहीं पाए। लेकिन अंग्रेज़ों का एक आने से एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां थी, जो बैड कस्टम्स थे, सती या चाइल्ड मैरिज या कुछ और, तो वो चीज़ें बदल गई। इसलिए जो पहला हमारा आइडियोलॉजिकल फीचर है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, दैट इज़ लिबरल रिफॉर्मर्स। सेकंड इज कंजर्वेटिव्स। In modern Indian political thought, there were many thinkers who upheld India's traditional values in their effort to rediscover cultural identity of India. They focused on idea or consciousness which forms the basis and essence of the universe. Within the conservatives, it can be said were two stands: Swami Dayanand Saraswati, to a lesser extent Lala Lajpat Rai, were revivalists who wanted revival of Vedic civilization. यानी जो कंजर्वेटिव थॉट है, जो कंजर्वेटिव्स है, उसमें वो थिंकर आते हैं इंडिया के जो चाहते थे कि जो हमारा अपना कल्चर है, जो वेदास के टाइम से हम फॉलो करते थे, हम उसी को रिडिस्कवर करें। और वो चाहते थे कि एक इंसान को अपनी जो कॉन्शियसनेस है या उसका जो सोचने का तरीका है, वो यूनिवर्स को उसी से समझे। और इसमें जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की हम बात करें, या लाला लाजपत राय जो रिवाइवल ऑफ वेदास की बात करता था, बाल गंगाधर तिलक हो, या सर अरबिंदो घोष हो, या बिपिन चंद्र पाल हो, उन्होंने भी जो है फ्रीडम ऑफ पीपल की बात की। बट उनका जो थॉट था, उनकी जो हाइपोथेसिस थी, वो कहते हैं कि यूनिवर्सल टू इन्वोक ट्रेडिशनल पैट्रियोटिज्म, हमें नेशनल पैट्रियोटिज्म को बढ़ाना चाहिए, यानी हमें नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर पैदा करनी चाहिए। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज में बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज 1875 में एस्टैब्लिश किया, जिसने ब्रह्म समाज को रिजेक्ट किया इस बेस पर कि ये जो लोग हैं ये हिंदू कल्चर से नावाकिफ़ है, ये हिंदू कल्चर को नहीं जानते, इनके ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। इसलिए आर्य समाज जो है वो एडवोकेट करता था संस्कृत और वैदिक एजुकेशन को। यानी लिबरल्स का कहना यह था कि हमें मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू इंडिया में चेंज लानी चाहिए। लेकिन कंजर्वेटिव्स का कहना यह था कि हमें अंग्रेज़ों की किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट की किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने ही जो है अपना ही जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो वेदास है, हमें उसको जो है रिवाइव करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हमें वैदिक एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन को जो है प्रमोट करना चाहिए एज कंपेयर टू इंग्लिश एजुकेशन। तो ये एक्सट्रीमिस्ट था, या हम लोग कंजर्वेटिव्स भी कह सकते हैं, जो अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और जिनका ये कहना था कि हिंदुस्तान की सोसाइटी को अगर बदलना है तो हमें अपने ही सोच के तहत इसको बदलना होगा, हमें वेदास को रिवाइज करना होगा, हमें यहाँ पे संस्कृत एजुकेशन या वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करना है, जिससे यहाँ पर हम जो है चेंजेस ला सकते हैं। तो ये कंजर्वेटिव थाट था जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थाट का जो है एक फीचर बन गया। Then third one is humanists.
There was another trend in modern Indian political thought that is called humanism. Humanism जो है they put faith in individual intellect and understanding by arguing that human beings are can achieve self realization through rationality. तो एक और हमारी कैटेगरी आती है जो हमारे थिंकर्स है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, जिनको हम ह्यूमनिस्ट्स कहते हैं, जो कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन जो हो सकती है ये खुद एक इंसान अचीव कर सकता है अपने दिमाग के बलबूते पर, और हमें जो है इन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रीजन से उठ के हमें यूनिवर्स की बात करनी चाहिए, हमें यूनिवर्सल नॉलेज की बात करनी चाहिए. लाइक स्वामी विवेकानंदा आर्ग्यूड दैट स्पिरिचुअलिटी हैड द पावर टू अपलिफ्ट द होल ह्यूमैनिटी. स्वामी विवेकानंदा जो है, जिन्होंने जो यूनिवर्सल मैसेज जो उनकी स्पिरिचुअलिटी की थी, वो कहते थे कि पूरी दुनिया को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं. हिंदुस्तान की बात छोड़िए, हम पूरी दुनिया को जो है खड़ा कर सकते हैं बुराई से. या हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें जो यूनिवर्सल नेशनलिज्म की बात करते हैं, जिनका कहना था कि जो यूनिवर्सलिज्म है, एवरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी शुड बी बियॉन्ड, थिंक बियॉन्ड आवर नेशनल बॉर्डर्स. तो एम एन रॉय की हम बात करें तो ही वॉज ए नेशनल ह्यूमनिस्ट हु गेव द आइडिया ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म. तो एम एन रॉय हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो या स्वामी विवेकानंदा हो, तो ये ह्यूमनिस्ट थिंकर्स है जिनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में. फोर्थ वन इज क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम एंड एडवोकेसी ऑफ सोशल जस्टिस. कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर है, जैसे बी आर अम्बेडकर है, महात्मा फुले है, ज्योतिबा फुले है या रनाडे है, जिन्होंने कास्टिज्म के खिलाफ और सोशल जस्टिस की बात की है. अम्बेडकर जो है, उनका पूरा फेथ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी फ्रीडम प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लॉ, ही वॉज इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन द सोशल डेमोक्रेसी. यानी वो कहते थे कि सोशल डेमोक्रेसी जब तक नहीं होगी तब तक कोई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नहीं आ सकती. तो इसके बाद हम बात करते हैं सोशलिस्ट्स की. इंडिया के अंदर जो सोशलिस्ट थिंकिंग शुरू हुई थी, जिसमें वेस्टर्न, जिसमें रशिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जयप्रकाश नारायण हो या राम मनोहर लोहिया हो, तो उनको ऊपर काफ़ी मार्क्सिस्ट आइडियाज़ का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. क्योंकि ये सोशलिस्ट थिंकिंग जो है ये 20वीं सेंचुरी में शुरू हुई. रशियन रेवोल्यूशन ने यहाँ के काफ़ी ज़्यादा लोगों को, खासतौर से वर्कर्स को जो है इन्फ्लुएंस किया, और इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें भी सोशलिस्ट आइडियाज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली. क्योंकि जो अमेरिकन, जो ब्रिटिश का इम्पीरियलिज्म था, तो उसके खिलाफ सोशलिज्म जो पहले ही था वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, तो यहाँ पर भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ये पॉपुलैरिटी मिली. अगर हम गांधीयन थॉट को भी देखते हैं, या राम मोहन लोहिया जो है, उन्होंने एडवोकेट किया था सोशलिस्ट थिंकिंग को भी. और बाद में हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, दैट इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट. तो ये भी इसी का एक इन्फ्लुएंस है. देन वी हैव इस्लामिक थॉट, कि जो मुस्लिम थिंकर्स है, हम देखते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मुस्लिम थिंकर्स जैसे सर सैयद अहमद खान हो, अल्लामा इकबाल हो, मौलाना आज़ाद हो, उनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में. इकबाल की जो आइडियोलॉजी थी वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, यूनिवर्सल नेशनलिज्म की बात करते हैं. उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किस तरह से उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हिंदुस्तान के लोगों को यूनाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर. इसके बाद हम अलीगढ़ तहरीक की बात करते हैं. सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के अंदर जो बैकवर्डनेस थी उसको दूर करने के लिए जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लाई और मॉडर्न सिस्टम लाया, वो आजकल हम देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे सामने है, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नेशनलिज्म. तो इनका एक इंपॉर्टेंट थाट है. ये भी इंडियन थाट की हम जब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थाट, तो उसमें इस्लामिक थाट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. देन लास्ट वन इज सपोर्टर्स ऑफ द जेंडर इक्वलिटी. जिस तरह हम देखते हैं वेस्ट के अंदर लिबर्टी इक्वलिटी का जो कंसेप्ट था, जिसमें कहा जाता है कि जेंडर की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ा. क्योंकि इंडिया में काफ़ी सालों तक जो है वुमेन को डिस्करेज किया गया, वुमेन को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया. लेकिन राजा राम मोहन राय, जिनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सती को ख़त्म करने में, या जो वुमेन का विडोहुड होता था उसको ख़त्म करने में, या फुले की हम बात करें जिन्होंने वुमेन्स मूवमेंट शुरू की थी इंडिया के अंदर. तो पहला स्कूल जो है, इंडियन फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स जो एस्टैब्लिश हुआ 1848 में हुआ. तो वुमेन एजुकेशन के बारे में भी, वुमेन डेवलपमेंट के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया. तो ऐसे भी बहुत सारे थिंकर हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की, डिस्कशन किया. तो ये भी हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक हिस्सा है. तो इस तरह से जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसको हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज का टॉपिक ज़्यादा थोड़ा लंबा हो
गया। जो आइडियोलॉजिकल फीचर्स है, जैसे लिबरल रिफॉर्मर्स की हम बात करें, कंजर्वेटिव्स की हमने बात की, ह्यूमनिस्ट्स की हमने बात की, या सोशलिस्ट्स की हमने बात की, या जो सपोर्टर्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी है, इस्लामिक थॉट, ये सारा मिला के जो बन जाता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ये फीचर्स है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर आपको एग्जाम में कल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप डिस्कस कीजिए साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, या आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस, उसमें आप लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ह्यूमनिज्म जो हमने डिस्कस की, ये बातें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपको जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हम चाहेंगे आगे भी आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहे, और इंशाल्लाह साथ ही जो है हमारे जितने भी वीडियोज़ आज तक आए उनको भी एक बार देखिएगा, ताकि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले बताएंगे आपको, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पे, टेलीग्राम, फेसबुक का जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, हमारे साथ जुड़ जाए तो ये सारे कन्फ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।